नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जैसे जैसे मैनपुरी में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जमकर इमोशनल कार्ड खेलती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में हुंकार भरने वाले हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल का भी साथ मिल गया है। तो ऐसे में मैनपुरी का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। तो आज मैनपुरी के महायुद्ध पर करेंगे बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल भी साथ होगा, लेकिन मैनपुरी के सियासी गलियारों में दो वायरल वीडियो का जिक्र कल से हो रहा है। पहले वो आपको सुनाते हैं। पूरा विश्वास है कि हम सब ये बात समझ रहे हैं, प्रशासन की सख्ती रहेगी, बहुत सख्ती रहेगी। वो नहीं चाहेंगे कि हम जसवंत नगर विधानसभा से ज्यादा वोट लेके चलें, लेकिन मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पे अनुरोध है कि आप भिड़ जाइएगा। अब जब बहू लग रही तो हमें कोई आपकी भी बहू है। हमें कोई हैं एक को कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश से क्या किया हैं, अब एक ही रहेंगे। मुलायम सिंह के निधन के बाद लोकसभा सीट एक बार खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पूरा प्रदेश में डंका पुजता है। अपराधियों को अपराध मुक्त करने के लिए प्रदेश में योगी जी का डंका पुज रहा है। और आप बताइए कि यूपी में किस तरीके का पहले माहौल हुआ करता था, अब लोकसभा जो चुनाव है लोग क्या कह रहे हैं, आप जन जन तक प्रचार करने के लिए पहुंचे? जनता ऐसा नहीं है, जनता यही कहती है आज शांति है। रात के 1 बजे आए, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं है, किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं है, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं, महिलाओं से लेकर गांव से लेकर। और माननीय योगी जी का जो उन्होंने जंगल राज खत्म करने का काम किया, गुंडा राज खत्म करने का काम किया, जनता उसी के आधार वोट देने का काम कर रही है। और विकास इतना जो माननीय मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाने का काम किया, सुबह ही वोट मांग रहे हैं। वो महिलाएं कह रही जो खाने को दे रहा उसी को तो वोट देंगे। ये आम जनता की आवाज है। और सबसे बड़ी बात है, आदमी शांति चाहता था। इसी परिवर्तन पे शायद लोकसभा मैनपुरी में जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है। इतना स्नेह प्यार है कि लोगों को मैं 1 बजे 2 बजे तक रहता हूँ, थकान नहीं। जनता का जब स्नेह प्यार मिलता तो थकान नहीं महसूस होती। सुबह से लेके आज सुबह भी जहाँ थे सबका बहुत स्नेह प्यार। चुनाव का कोई मुकाबला, जनता यहाँ जीतने का काम कर रही है। एसपी सिंह बघेल ने कहा है किला इन्होंने हिला दिया था विधानसभा में, आप ढा देंगे? 100% किला गया। जनता पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत काम करता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हमेशा लड़ने का काम करती है, जनता के बीच में रहने का काम करती है। मैनपुरी में कमल खिलने का काम करेगा। 8 तारीख को 5 तारीख को कमल के फूल पर ही बटन दबाने का काम होगी। तो जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करेगी। तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त है। इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। मैनपुरी का महायुद्ध आखिर किसकी होगा नाम? एसएन सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रत्नाकर सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। विनय सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, आप ही के पास आऊंगा। डिंपल यादव ने कल एक बड़ा आरोप प्रशासन पर लगाया है, सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन सख्ती कर सकता है, लेकिन वोट खूब करना है। महिलाओं से अपील की है कल चुनाव प्रचार के वक्त। देखिए, शोर मचाना और इस तरह के आरोप लगाना वही तो कार्य समाजवादी पार्टी करती है। इसके पहले गोला गांव करनाथ में भी आप देखे थे, जब चुनाव ये हारने लगे थे लोग, और जब इन लोगों को पता चला था कि हम चुनाव हार जाएंगे तो कोई न कोई, जैसे एक हारा हुआ विद्यार्थी बहाना ढूंढता है, उस तरह से बहाने ढूंढते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ ये किस चीज का चुनाव है? ये उपचुनाव है। मेन चुनाव में जनता जिसको मत देती है, अधिकांशता आप देखेंगे चुनाव होता है तो जनता उसी के साथ चली जाती है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि जनता ये जानती है कि विकास की चाबी किसके पास है। आज जनता उसी को मत देगी जिसके पास विकास की चाबी होगी, जो जनता के विश्वास से खरे उतर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि पहले यहाँ पे जो चुनाव होता था उसमें एक अपहरणवाद चलता था। वो अपहरणवाद तो अब हो नहीं पाएगा कि ये लोग चुनाव जीतेंगे। जनता स्वच्छता से वोट देगी, विकास को वोट देगी, राष्ट्रवाद को वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी।
जो मुलायम सिंह साहब थे उनका एक औरा अलग था, आदरणीय अखिलेश जी का औरा कुछ और है। हम अभी 2 दिन पहले मैनपुरी गए थे, वहाँ एक गांव में हम लोग गए थे। गांव के लोग कह रहे थे कि कुछ दिन पहले अखिलेश जी ही बंटवारा कर दिए थे कि आप लोग शिवपाल जी के आदमी हैं और हम लोग उसे चर्चा नहीं करते थे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के आदमियों से चर्चा नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह जी के आदमियों से चर्चा नहीं की। मेरी आवाज इको हो रही है, शायद आप ठीक करा लेंगे तो ठीक करा रहे हैं सर, ठीक करा रहे हैं, आपकी आवाज को ठीक करा रहे हैं। जब तक मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह जी का रुख कर लेता हूं। विनय सिंह जी, दोनों चाचाओं का मिल गया है साथ, नेताजी का आशीर्वाद भी है साथ, अब मान लिया जाए फिक्र की नहीं है बात समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, साथ कभी छूटा नहीं था, जो आज साथ मिला है ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा आपने देखा हर चुनाव में बातें जो भी होती रही, भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही, लेकिन कभी साथ छूटा नहीं है, ना कभी अलग रहा। परिवार है और परिवार का एक रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा, था और रहेगा। और रही बात चुनाव जीतने की, भी हमारे आपसे पहले मैं सुन रहा था एक साक्षी जी जो कह रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमें खाना दे रहे हैं, तो उठ हम उन्हीं, क्या वो खाना दे रहे हैं? ये हमारा हक नहीं है, ये हमारा उत्तर प्रदेश नहीं है, क्या हमें कोई भीख दे रहा है? अगर हम अपने हक ले रहे हैं, हम जनता टैक्स देती है, इनका एक मैनेजमेंट है, सरकार है जिसको जनता ने बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनाया बड़े विश्वास के साथ। बता रहे हैं सिंह साहब कि विकास की चाबी, कौन से विकास की चाबी सरकार के पास है? आज अपने सारे विकास के वादों पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर रही है। उसने धोखा किया है सबके साथ, जनता के साथ। चाबी तो जनता ने सौंप दिया, लेकिन जनता के साथ जो धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। अपराध आपने देखा है, अगर आप देखिए, डेटा देखिए, तो महिलाओं पे अपराध आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। कौन सा अपराध मुक्त है, हम ये बताएं कम से कम। कह रहे हैं गड्ढा मुक्त होगा सड़कें, कहीं गड्ढा मुक्त हो ही नहीं रहा, मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं, पूरी तरह से छलावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक छलावा वाली पार्टी है। कह रहे गोला गोकरणनाथ में समाजवादी पार्टी का जितना वोट था प्रतिशत, आज भी उतना है। पूरा इनका मंत्रिमंडल माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का झूठ भी उस वोट पर कहीं भी घात नहीं लगा पाया, क्योंकि अभी गए मुख्यमंत्री जी, लेकिन तब भी तो सर आप हार गए गोला गोकरणनाथ, गन्ने का तब भी आप हार करेंगे। आप बताइए, गन्ने का भुगतान हुआ? माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी का मकसद जीतना था, बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। रत्नाकर सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपके पास आऊंगा रत्नाकर जी। कांग्रेस ने इस मैनपुरी के उपचुनाव से दूरी क्यों बना रखी है सर? क्या पहले ही कांग्रेस का मोरल इतना डाउन हो गया है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हर्ष हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं लड़ने की? एक सम्मान पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जो करती है, वो सम्मान को देखते हुए कहीं न कहीं हमने समाजवादी पार्टी का जो एक सीट खाली हुआ था उसमें लड़ाई नहीं लड़ने का जो निर्णय लिया। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं भी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, तमाम जो है विकास के झूठे जो है पायदान गिना रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही जनता पार्टी है जो आज अगर आप देख लीजिए कि अगर उपचुनाव भी हुए हैं, तो उपचुनाव में अगर जो रामपुर की घटना ले लीजिए, वहां पे 40% जो है मतदाता है वो मुस्लिम समुदाय के आते हैं। और जब चुनाव में जब उनको वोट देने की नौबत आई, तो ये छावनी बना करके पीएसी के जवानों को लगा करके और उनको वोट देने से रोकते हैं। तो ये किस प्रकार चुनाव जीतते हैं, ये सब पूरा प्रदेश की जनता जानती है और देखती है। और रही बात ये जो विकास की बात कह रहे थे, मैं भ्रष्टाचार के मामले में इनको बताना चाहता हूं कि ये कितने भ्रष्टाचारी सरकार है। ये अपना जो विकास दिखाती है, जो विकास का एक कैलेंडर इन्होंने एक न्यूज़पेपर में आया था, वो दिखाया था जिसमें अमेरिका के रोड्स दिखाए गए थे और बंगाल के जो फैक्ट्रियां दिखाई गई थी। तो ये विकास के झूठे जो है मानचित्र जो है गढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमने विकास किया। ये कह रहे थे कि हमने अपराध पे नियंत्रण किया है।
आप चुनिंदा अपराधियों के ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं, और एनसीआरबी का अगर आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो आज आप अपराध में आज आप भी देश में अव्वल नंबर पे हैं। तो आप ये क्यों भूल रहे हैं और क्यों जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? और ये भ्रष्टाचारी सरकार है। देखिए उत्तराखंड की बात ले लेता हूँ, ये महज एक हफ्ते पहले की बात है। उत्तराखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्री इनके ही भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि आज उत्तराखंड में 20% जो है ठेकों में सरकारी कमीशन जो है फिक्स है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि पूरे राज्य को है दीमक की तरह भ्रष्टाचार खाया जा रहा है। तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी भी सफाई दे लें यहाँ पे बैठ करके, कितने भी अपने सरकार को साफ स्वच्छ सुथरा सभी बता लें, लेकिन ऐसा जनता जानती है सारी चीजों को। चुनाव आप किस तरह से जीतते हैं वो भी जनता जानती है कि जो कोर वोटर होते हैं समाजवादी पार्टी के, उनको जाने नहीं दिया आपने रामपुर में, और किस प्रकार आप लोगों ने चुनाव जीता वो वहां की जनता जानती है और सब समझती है। तो इस बार जो है नेताजी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम आपके खिलाफ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ खड़े हैं, और पूरे देश में जो नफरत की राजनीति उन्होंने फैला के रखी है उस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। और भारत जोड़ो का जिस प्रकार आपने देखा कन्याकुमारी, नेताजी के सम्मान में चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, एसएन सिंह जी, लेकिन जो आरोप कांग्रेस लगाती जा रही है लगातार बीजेपी पर, जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती जा रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग होता है, आप प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं हर बार के चुनाव में, ईवीएम मशीन को हैक कर लेते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं पाया अगर ईवीएम मशीन को हैक कर लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी की सीटें कैसे आ जाती हैं, कांग्रेस की सीटें कैसे आ जाती हैं? देखिए इनको एक चीज समझना होगा, मैदान छोड़ के कांग्रेस के लोग स्वतः भाग जाते हैं। आप केवल मैनपुरी की बात नहीं, बाकी सीटों पे पूछिए कि कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने कहा इनको डेटा यही देख लेना चाहिए। अभी तो मैं 15 मिनट आपके चैनल पे रहूंगा, आप गूगल खोल लीजिए, राजस्थान में इनकी सरकार है, देख लीजिए महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं है तो राजस्थान में, सबसे ज्यादा व्यवस्था कहीं है तो राजस्थान में। भाई आप सार्वजनिक तौर पे घोषणा तो करिए कि आप नेताजी के नाते नहीं चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, सुनिए आपके बीच में बोला नहीं, धैर्य करिए और सुनिए आप सुन लीजिए, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी आप सुन लीजिए, अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया कि 100 साल तक देश में वो राज्य कर सके। किस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, जानकारी लेकर आइए, आप जानकारी लेकर आइए। मुस्लिम समुदाय का पकड़ा जाता है तो उसको धर्म से जोड़ लेते हैं, आतंकवादी नहीं मानते, आतंकवादियों के जाति धर्म से जोड़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को जनता ने नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं नकारा। योगी आदित्यनाथ सूबे में एसएन सिंह सर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ नई कवायद कर रहे हैं। सुनिए अगर प्रशासन के नाते कोई चुनाव जीत जाता तो 2012 में बहुजन समाजवादी पार्टी जीत जाती, उसका प्रशासन था, तो 2017 में तो समाजवादी पार्टी को जीत जाना चाहिए था, उसका प्रशासन था। जनता वोट करती है, प्रशासन वोट नहीं करता, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जब आदमी हार रहा होता है और जब कांग्रेस की तरह उसकी नाव डूब रही होती है तो वो कहेगा क्या? जो लड़का पढ़ता नहीं वो लास्ट में कहता है मैं देर से पहुंचा, इस नाते परीक्षा में फेल हो गया, आज लाइट नहीं थी, आज कुछ और कारण हो गए, बहुत देर से हमको काफी पेपर मिला। तो 1996 से क्या बीजेपी देर से पहुंच रही थी मैनपुरी में? राज्य किए तो जरूर अच्छा कर्म किए होंगे। एसएन सिंह सर, 1996 से बीजेपी देर से पहुंच रही थी मैनपुरी में। एक मिनट दीजिएगा मुझे योगेश जी, मैं इनकी बातों का जवाब दे लेता हूं। आऊंगा रत्नाकर जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी जी जी। एसएन सिंह सर देखिए मैं जवाब दे दूं या विनय जी समाजवादी पार्टी के भाई है, हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनके सम्मान में लोग छोड़ देते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई वैसे भी मैनपुरी हमारी है। देखिए मैनपुरी में विधायक किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। अगर कोई पूछेगा कि मैनपुरी से विधायक कौन है तो क्या ये भी आप झूठ बोल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है? 4 विधानसभा मैनपुरी लोकसभा में, 4 में से 2 पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और जनता लेकिन 3 समाजवादी पार्टी के खाते में। और ऐसे में अब डिंपल यादव कह रही हैं कि चाचाओं का है साथ, नेताजी का भी आशीर्वाद और फिक्र की नहीं है बात। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात और पैदा होने वाले हैं, क्योंकि पूरा ये चुनाव है वो सिंपैथी के उस बलबूते पर लड़ा जा रहा है? 2017 में क्या चाचा शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे?
वो उनके साथ थे, 2019 में भी साथ थे और 2022 में आंशिक रूप से भी साथ रहे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि वोट जनता देती है, चाचा भतीजे के नाते लोग नहीं जाएंगे, लोग विकास पे जाएंगे, विश्वास पे जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, विनय सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। चाचा भतीजे के नाते सहानुभूति पर जनता वोट नहीं करेगी विनय सिंह सर, जनता वोट करेगी विकास पर। विकास किसने किया ये जनता तय करेगी 5 दिसंबर को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैनपुरी एक क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो देश को खंडित करना चाहती है, देश को तोड़ना चाहते हैं, वो क्रांतिकारियों की धरती है। वो भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि देश को तोड़ने वाले लोगों को मैनपुरी कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो जग जाहिर है कि वहां पर विकास किसने किया है। वहां पर विकास जो हुआ है वो समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ है। अब माननीय हमारे जो नेताजी थे उन्होंने विकास किया है, और नेताजी का लगाव बहुत ज्यादा रहा है मैनपुरी से। एक चीज जान लीजिए, वहां के बड़े बूढ़े जो भी लोग हैं, बच्चे औरतें, सबका अपना एक व्यक्तिगत संबंध रहा है, बड़ा लगाव रहा, हर घर से लगाव रहा है माननीय नेताजी का। तो वह यह चुनाव नेताजी को एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक ऐतिहासिक जीत के साथ मैनपुरी की जनता आपकी देने जा रही है। और अभी कह रहे थे जो एस.एन. सिंह साहब की समाजवादी पार्टी की सरकार में भी, देखिए ये लोग झूठ का एक पाठशाला चलाते हैं। पीएम जी एक चीज जान लीजिए, अभी हम कई चैनलों पे बैठे थे, 3 लोगों ने कहा कि बिजली हम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एस.एन. सिंह साहब बैठे हैं, बड़ा गूगल खोलते हैं, एक बार जरा सा खोलिएगा कि 2008 में उत्तर प्रदेश की क्षमता कितने मेगावाट क्षमता थी। 2012 में जब समाजवादी सरकार बनी है तो कितनी मेगावाट क्षमता थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई है 2017 में, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों से उत्तर प्रदेश के कितनी मेगावाट क्षमता थी। और आज जो कि 6 साल बीत चुके हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, भरत गांधी सर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भरत गांधी सर। मैनपुरी का मुकाबला सर हर रोज दिलचस्प होता जा रहा है। 2 नए वीडियो की चर्चा भी सियासी गलियारों में है। एक वीडियो आया डिंपल यादव का, तो दूसरा आया चाचा शिवपाल यादव का। डिंपल यादव कह रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग होगा, प्रशासन सख्ती करेगा, लेकिन वोट सभी को करना है, कल महिलाओं से अपील की है। तो वही शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि आपने कहा था एक हो जाओ, अब एक हो गए, अखिलेश के साथ हैं। तो ये इस तरह से कितनी मुश्किलात बढ़ते दिख रहे हैं बीजेपी के, जब चाचा साथ आ गए हैं। प्रशासन पर आरोप मढ़ा जा रहा है कि प्रशासन सख्ती करेगा, तो इसमें मुकाबला किस तरह से आप देख रहे हैं। और दूसरा सवाल आपसे ये भी कि कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, तो कांग्रेस का जो वोट है वो किसके खाते में जाएगा। अगर इन्होंने ऐसी गलती करी भी तो क्रांतिकारियों की धरती है। मेरा सवाल भरत गांधी सर से था सर, भरत गांधी सर को जवाब देने दीजिए जी। भरत गांधी सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी जी। देखिए जी, प्रशासन सख्ती करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ करेगा, इसके सबूत नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने वहां पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी का पर्चा रद्द किया है और खुद राजभर जी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द किया है, जो समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करते थे। उन प्रत्याशियों का जबरदस्ती पर्चा रद्द किया गया है और वो लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब तो चुनाव जो भी जीतेगा उसको इलेक्शन पिटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन कोई भाजपा की मदद कर रहा है ऐसा नहीं है। उल्टे ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों के पर्चे रद्द किए हैं प्रशासन ने, जिससे समाजवादी पार्टी को मदद मिले। इससे ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी को दान दे रही है जी, और ये मन बना चुकी है कि उसको मैनपुरी से जीतना नहीं है। तो इसलिए प्रशासन वाला मामला तो आप इसे छोड़ दीजिए, ये जो बातें कही जा रही हैं उसमें कोई दम नहीं है जी। अब रह गई दूसरी बात। आऊंगा सर, आऊंगा विनय जी, आऊंगा। काफी देर बाद उनका मौका आया, बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जनता ने दान नहीं लेती है, समाजवादी पार्टी खड़ा करके वहां पर उसने विकास किया है और जनता उसके साथ खड़ी है, जनता उसके साथ
स्वीकार करना पड़ेगा। आने दीजिए समय। जी भरत गांधी सर, मेरा दूसरा सा सवाल ये था कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस कह रही है कि मुलायम जी राष्ट्र के नेता थे, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये माना जाए कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है मैनपुरी में वो सीधा तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा? कन्नौज में भी चुनाव नहीं लड़ी थी। 2012 में जब डिम्पल यादव को जबरदस्ती चुनाव जीता हुआ घोषित किया गया था, हाँ, और जिसमें सब लोगों का किडनैप किया गया था, नामांकन नहीं होने दिया गया था, वो मामला हाई कोर्ट गया, वो मामला अभी तक चल रहा है। इसलिए कांग्रेस की जहां तक बात रही, कांग्रेस तो ये सरेंडर पहले भी करती रही है, आज कोई नई बात नहीं है। वो तो हिमाचल प्रदेश में भी यही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा लगता है कांग्रेस अभी लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है, और जो निकट भविष्य के चुनाव हैं उसमें वो अपनी संभावना नहीं देखती। और मैनपुरी सीट भी इसी सीट सूची में शामिल है जहां कांग्रेस जानबूझ करके कंटेस्ट नहीं करना चाहती। हकीकत में नेताजी का मृत्यु तो मात्र बहाना है कांग्रेस के लिए, ये और कुछ नहीं है, अपना सिर छिपाने का एक जरिया है, तरीका है। रह गई बात जो संभावना है चुनाव की, वो इस बार चुनाव की संभावना समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। उसकी वजह है कि शिवपाल जी मंत्री जी ने उनका पूरी तरह से साथ दे दिया है, और परिवार पूरी तरह एकजुट है। यादव वोट बैंक डिवाइड नहीं होने जा रहा है, और जो छोटे मोटे जो वोट बैंक है वो आ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस बार समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। अब अगर माइनस होता है तो बस वो डिम्पल जी की किस्मत ही जाने, वो फिरोजाबाद से हारी और कन्नौज से किडनैप करा के। चलते चलते भरत सर एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं रत्नाकर सिंह जी से। रत्नाकर सिंह जी, अपराध का जो मुद्दा है, माफिया राज का जो मुद्दा है, वो लगातार समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है इस बार मैनपुरी में। तो क्या लग रहा है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से उन्होंने अपराध पर नकेल कसने का काम किया है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया है, माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है, वो तमाम मुद्दे धराशायी हो गए, वो तमाम सारी पहल बीजेपी की धराशायी हो गई, और अपराध का मुद्दा एक बार फिर से मैनपुरी में मुद्दा बन रहा है। रत्नाकर जी, बहुत सही प्रश्न किया है। इसी प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। मेरे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, शायद उनको एनसीआरबी का डाटा जो है जल्दी से सर, 1 मिनट है मेरे पास, नहीं है, और वो बता रहे थे कि राजस्थान जो है महिला अत्याचार और अपराध में नंबर 1 है। भाई साहब आप जरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। अभी शांत रहिए, मैं बोल लेता हूँ तो फिर आप बोलिए। अभी जरा चुप रहिए, जल्दी से फौरन 30 सेकंड। महिला अत्याचार में आज उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। हत्या के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मैं यही कहना चाहूंगा, फिर अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ। 20 सेकंड सर। चुनिंदा अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करके दिखा देने से अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं होता। आज देख लीजिए हाथरस की घटना इनकी असफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। आज इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर, चाहे चिन्मयानंद जी हो, ये तमाम, ठीक है, पता है आपको कांग्रेस के नेताओं के चेक बाउंस हो गए। लखीमपुर खीरी में जो शव मिले थे 2 बच्चों के टंगे हुए, आपके नेताओं के चेक बाउंस हो गए सर वहां पर। खैर, बहुत शुक्रिया आपका चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। भरत गांधी जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह जुड़े, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका शुक्रिया। रत्नाकर सिंह थे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी शुक्रिया। और विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विनय जी आपका भी बहुत शुक्रिया।